को 22.5% हिस्सेदारी दी गई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 341, 342 आर्टिकल्स बाद में लिखे। 341 एससी के लिए लिखा, 342 एसटी के लिए लिखा, उनसे पहले बैकवर्ड के लिए लिखा 340। कितने बैकवर्ड के लोगों को जानकारी है? क्योंकि जब फील्ड में जाते तो सुनने को मिलता है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। तो आर्टिकल 341 और 42 से पहले 340 पिछड़ों के लिए लिखा। गिनती होनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो लोगों की जितनी संख्या होगी उस संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यही लोकतंत्र का मतलब है। लेकिन वर्तमान की सरकार, इससे पहले जो सरकारें थी, किसी ने पिछड़े वर्ग की सुध नहीं ली। एक पीछे आया कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि 1947 से लेके सबसे ज्यादा शासनकाल कांग्रेस का ही तो रहा। क्या उन लोगों ने पिछड़े वर्ग की गिनती करवाई? नहीं करवाई। उस समय कांग्रेस की सरकार पिछड़ों का अपमान कर रही थी, आज बीजेपी सरकार पिछड़ों का अपमान कर रही है। अपमान दोनों कर रही है, पहले भी अपमान, अब भी अपमान। अपमान करने वाला तो अपमान करने वाला ही होता है। तो हमें ऐसे लोगों पर ध्यान देना होगा। जब तक हम दोस्त और दुश्मन की पहचान करके कोई आंदोलन नहीं चलाएंगे, ऐसे आंदोलन में कभी कामयाब नहीं हुआ जा सकता। मैं केवल सीमित समय में अपनी बात रखूंगा बस। तो पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं हो रही? होने के पीछे बहुत बड़ी वजह है। लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती क्यों नहीं करवाई जाती, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि पिछड़े वर्ग की यदि गिनती होगी तो पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी संख्या का पता चलेगा, और पिछड़े वर्ग के लोगों को जब अपनी संख्या का पता चलेगा तो पिछड़े वर्ग के लोग अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे। पिछड़े वर्ग के लोग अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी ना मांगे, इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों की गिनती नहीं करवाई जाती। अब कौन नहीं करवा रहे? क्योंकि सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा? कांग्रेस का। और सबसे ज्यादा शासनकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहे। 61 में, हर 10 साल बाद गिनती होती है ना, 61 में ब्राह्मण प्रधानमंत्री, 71 में, 81 में ब्राह्मण, 91 में ब्राह्मण, 2001 में ब्राह्मण, और 2011 में सरदार मनमोहन सिंह, मगर जो काउंटिंग करने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी का चेयरमैन प्रणब मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण को बनाया गया। तो ये लोग गिनती आप लोगों की क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि पता है कि बैकवर्ड के लोगों की यदि गिनती हुई तो बैकवर्ड के लोगों को संख्या का पता चलेगा, और संख्या का पता चलेगा तो अपनी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मांगेंगे। वो हिस्सेदारी मांगेंगे तो किसके हिस्से का जाएगा? जो ब्राह्मण 3.5% संख्या में है, 97% न्यायपालिका पर कब्जा किए बैठे हैं। जो ब्राह्मण 3.5% है और 80% से ज्यादा प्रशासनिक सेवाओं पर कब्जा किए बैठा है, इसलिए गिनती नहीं करवा रहे। क्योंकि बैकवर्ड के लोगों को जब संख्या का पता चलेगा तो हिस्सेदारी मांगेंगे, और हिस्सेदारी मांगेंगे तो किसके हिस्से का जाएगा? ब्राह्मण के हिस्से का जाएगा, जो 3.5% होते हुए एक तरफा कब्जा किए बैठा है। इसलिए गिनती नहीं हो रही। इस देश में जानवरों की गिनती होती है। अब पेड़ पौधों के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे देखोगे, 1 बाई 1 का छिलका उतार दिया जाता है गिनती के लिए। पिछले साल जुलाई में अखबार में छपकर आया कि हरियाणा के अंदर 7,12,000 आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं? आवारा कुत्ते। आवारा कुत्तों की गिनती होती है। यहां तक कि हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं होती। मैं ये दर्द करने वाली बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमें भी दर्द किसी ने दिया था। जब हमें किसी ने दर्द दिया तो हमने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। मैं इसलिए आप लोगों को दर्द भरी बातें बताना चाहता हूं कि आप लोगों को दर्द हो, और दर्द हो तो आप लोग फील्ड में उतरे, और फील्ड में उतर समाज को जगाने का काम करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि जागृति की अखंड ज्योत जलाए रखना। हमारे लोगों ने ज्योत जलानी शुरू कर दी केवल एक दिन, पूरा साल फिर आराम। हर रोज समाज को यदि जगाने का काम करोगे तो समाज जागरूक होगा। हमें जागरूक हुए लोगों को जोड़ना होगा, और जुड़े हुए लोगों से ताकत का निर्माण करना होगा, और ताकत का निर्माण करके जिन लोगों से हम मांग रहे हैं, हम छीनने के लायक हो जाएंगे। आज हम लोग अलग अलग टुकड़ों में पिट रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग अलग पिट रहे हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग अलग पिट रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग अलग पिट रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग अलग पिट रहे हैं, सब अलग अलग पिट रहे हैं।
पीटने वाला एक ही है, ब्राह्मण। यदि हम सब लोग जो अलग अलग टुकड़ों में पिट रहे हैं, यदि अलग अलग पिटने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो पीटने के लायक हो जाएंगे। मगर हमें किसी को पीटना नहीं है, हम किसी को पीटना नहीं चाहते, हम इकट्ठे होना चाहते हैं अपने हक अधिकार हासिल करने के लिए। हक अधिकार हासिल करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं। और तमाम यहां पर उपस्थित और जो घरों में जो लोग बैठे हैं, उन लोगों को ये काम करना होगा। यदि आप समाज को जगाने का काम नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियां आप लोगों को गालियां देंगी, कहेंगी कि जब हमारे सारे हक अधिकार खत्म हो रहे थे उस समय हमारे माँ बाप अपने घरों में बैठे अपना मुंह छुपा कर बैठे, हमारे हक अधिकार की जो लड़ाइयां चल रही थी उन हक की लड़ाइयों में शामिल नहीं हुए। लीजिए, मेरा दादा था, खूब मेहनत की, खून पसीना बहाया और 10 किले खरीद लिए। फिर मेरे बाप का नंबर आया, मेरे बाप ने दारू पी, जुआ खेला, सब कुछ उल्टा सुल्टा काम किया और जो 10 किले मेरे दादा ने कमाए थे वो सारे मेरे बाप ने बेच खाए और मेरे खातिर विरासत में कुछ ना छोड़ के गए। तो मैं क्या कहूंगा, दादा बहुत बढ़िया था, लेकिन बाप नालायक था। मेरे दादा ने जो कुछ भी कमाया मेरे बाप ने सारा बेच खाया और मेरे खातिर कुछ नहीं छोड़ के गया। आप लोगों की आने वाली औलादें आप लोगों को गालियां देंगी, आपकी फोटो पर फूल माला चढ़ाने की बजाय थूकने का काम करेंगी और कहेंगे कि जब हमारे हक अधिकार छीने जा रहे थे, जो हक अधिकार हमारे महापुरुषों ने समय, श्रम, बुद्धि, हुनर, पैसा, ये सारी चीजें खत्म करके हमारे महापुरुषों ने अपनी औलादों तक को कुर्बान करके जो हक अधिकार आप लोगों को संविधान के माध्यम से दिए, वो हक अधिकार आज खत्म हो रहे हैं। तुम्हारे दादाओं ने, परदादाओं ने जो हक अधिकार हमें दिए, आज वो संविधान के माध्यम से जो हक अधिकार दिए वो खत्म हो रहे हैं। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां वो क्या कहेंगी कि हमारे दादा परदादा बढ़िया थे, लेकिन हमारे आज के लोग यानी कि माँ बाप आज के जो लोग वो नालायक थे। दादा लायक था लेकिन माँ बाप नालायक थे। जो कुछ हमारे दादा ने कमाया हमारे माँ बाप ने सब कुछ बेच खाया और हमारे खातिर विरासत में गुलामी दे के गए, संविधान खत्म करवा के गए। इन बातों का ध्यान रखना होगा। यदि आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाना चाहते हो विरासत में, गुलामी दे के जाना चाहते हो या आजादी दे के जाना चाहते हो, इन बातों पर विचार करना चाहिए। यदि आप सब लोग समाज को मिलजुल कर जगाने का काम करोगे तो निश्चित रूप से समाज को जगाकर जोड़ने का काम कर सकते हैं, जोड़कर ताकत निर्माण करने का काम कर सकते हैं। और ताकत के आगे दुनिया झुकती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जंग आजादी के मैदान में किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता, जिनका खून खोलता है वो खुद दौड़े चले आते हैं। ये हमारे भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की भविष्य की लड़ाई है। और इस भविष्य की लड़ाई में किसी को बुलावा भेजने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिसको पता चला कि हाँ वहां हमारे हक अधिकार के लिए आवाज उठ रही है, बिना बुलाए बिना बताए आना चाहिए, क्योंकि ये अपने आने वाले बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। इस लड़ाई में आप सब लोग साथ सहयोग करोगे, इस आशा व उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।